हमारे गांव में मिडिल क्लास लोग पहली बीवी के होते हुए दूसरी शादी क्यों और कब करते हैं? सबसे बड़ी और नुमाया वजह यही होती है कि शादी औलाद के लिए की गई है। पर मेरे पति ने शादी औलाद के लिए नहीं की थी। रात हुई तो मुझे मेरे पति ने कहा कि तुम बाहर चली जाओ। मैंने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? बाहर कड़ाके की सर्दी है, मैं बाहर जाकर कैसे सोऊंगी? उसने कहा कि फिर तुम अंदर भी तो नहीं सो सकती हो। उसका यह एक दफ़ा कहना ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अंदर तो मैं वाकई नहीं सो सकती थी। मैंने कहा कि ठीक है। मैं अपना तकिया लेकर बाहर चली गई। बाहर पड़ी एक चारपाई पर ठंड से कांपने लगी। उसने कहा कि फिक्र मत करो, 2 घंटे बाद तुम्हें वापस बुला लूंगा। जब उसने 2 घंटे का लफ्ज़ बोला तो मुझे ऐसे लगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं और खुदकुशी कर लूं। मैंने हाँ में सर हिला दिया। जैसे ही मैं जाने लगी उसने मेरा हाथ पकड़ा। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे कहने लगा, शुक्रिया। मुझे समझ नहीं आई कि मुझे किस बात का शुक्रिया कह रहा था। मैंने जवाबन कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसने खुद ही मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं उस चारपाई पर जाकर लेट गई। 2 घंटे बाद उसने दरवाज़ा खोल दिया और मैं वापस आकर अपने कमरे में सोना चाहती थी, लेकिन मुझे जगह मिली तो ज़मीन पर इतनी सी जगह पर मैं एक मैट्रेस बिछा के सो सकती थी। यह बाहर सर्दी में सोने से बेहतर था, इसलिए मैं भी लेट गई। मैंने अपनी बाईं तरफ देखा तो वह लड़की मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन उसकी आंखों में आंसू क्यों थे? इस घर में सारे खसारे तो मेरे ही नसीब में लिखे गए थे। तो फिर वह क्यों रो रही थी? हम लोग एक छोटे से घर में रहते थे। हमारे यहाँ काफ़ी सालों से औलाद नहीं थी। जब मेरे पति ने कहा कि वह दूसरी शादी करना चाहता है तो उसने यह बात मुझे नहीं बताई, बल्कि मेरे खानदान और अपने खानदान को बुलाकर सबके सामने बैठकर यह बात कर दी। अब लोग यही समझ रहे थे कि मियाँ बीवी में पहले ही यह बात हो चुकी होगी, लेकिन खुदा गवाह है, मुझे तो आज पता चल रहा था कि मेरा पति दूसरी शादी करना चाहता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने लड़की भी पसंद कर ली है। और अब मैं कुछ भी बोलती तो मैं अजीब ही लगती, इसलिए मैं चुप बैठी थी। सब लोगों ने कहा कि हाँ, काफ़ी साल हो गए हैं, अगर औलाद लिए शादी करना चाहते हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये बात करने वाले मेरे बाबा थे। मैंने अपने बाबा से यह सवाल करना चाहती थी कि जब कोई और नहीं बोल रहा तो आपको अच्छा बनक बोलने की क्या ज़रूरत थी? आपने यह बात क्यों बोली? आज ही तो दिन था अपनी बेटी की साइड लेने का, और आज आप अपने हक की साइड लेने चले गए। बाद में बाबा ने कहा कि मैंने तो हक की बात की है। हक की बात करना बहुत ज़रूरी थी, बेटी का दिल बचाना ज़रूरी नहीं था क्या? जब मेरे बाबा ने ऐसी बात कर दी तो फिर बाकी सबने भी कहा, क्या हाँ? जब लड़की का बाप ही इतने खुले दिल से यह बात कह रहा है तो फिर किसी और को तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसको यहाँ पर सबसे बड़ा मसला हो सकता था वह मेरा बाप ही था। मेरा कोई भाई नहीं था। मेरे पीछे खड़े होने वाला मर्द मेरा बाप ही तो था। उसी ने जब यह कह दिया कि हाँ, कोई दिक्कत का नहीं है, शादी कर सकता है क्योंकि औलाद भी तो ज़रूरी है, तो फिर पीछे क्या रह गया? मेरे पति को खुली आज़ादी मिल गई। इसके बाद वह एक लड़की के बारे में बताने लगा। सबने कहा कि हाँ, लड़की भी अच्छी है, जवान है, दोनों एक दूसरे के साथ बहनों की तरह रहेंगी। हमारी बेटी बहुत सब्र शुक्र वाली है, कुछ नहीं कहेगी, किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करेगी। ऐसी औरत नहीं है कि अपनी सौतन का जीना हराम कर दे। और फिर आजकल जो मशरा बहुत अच्छी तरफ जा रहा, हर मामले को बातचीत से सुलझाया जा सकता है। हमारे दामाद ने तो बहुत अच्छी बात की है, सबके सामने यह कह दिया कि वह शादी करना चाहता है। जब मैंने लड़की को देखा तो मैं कुछ नहीं बोली। यह फिल्मों ड्रामों में दिखाया जाता है कि ऐसी बातों पर बहुत बवाल होता है, बहुत चीखें मारी जाती हैं, बड़े बड़े डायलॉग्स बोले जाते हैं। पर असल बात तो ये है कि जब हकीकत में आपके साथ इतना बुरा होता है, ना तो आपकी ज़ुबान बंद हो जाती है, गला खुश्क हो जाता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने क्या बोलना है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मेरे पति ने दुनिया वालों के सामने तो यह कह दिया कि औलाद के लिए शादी कर रहा है, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि मैं बांझ नहीं थी। उसने इतने सालों तक खुद मुझे बांझ बनाए रखा था। जब तक वह नहीं चाहता था, औलाद कैसे हो सकती थी, और उसको औलाद नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरी ज़िंदगी के 7 साल बर्बाद करने के बाद आज उसने इस बात को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया और कहा कि इसके यहाँ औलाद ही नहीं हो रही, इसलिए मैं शादी कर रहा हूँ। और वह यह सब करने में कामयाब भी हो गया। वह लड़की अब मेरी ज़िंदगी में आने वाली थी और इन लोगों ने मंदिर में जाकर ही शादी करना था। मेरे पति ने कहा कि तुम भी साथ चलो, तो मैंने उसे कहा कि मुझे साथ नहीं जाना। मेरा इतना कहना ही काफ़ी था। कहने लगा, ठीक है,
फिर वापसी पर हमारा स्वागत करने के लिए तैयार रहना उसका मतलब था कि खाना तैयार करके रखना और कमरे को साफ कर देना। और मैंने यह किया भी। मैंने वाकई अपनी सौतन और अपने पति का इंतज़ार किया, उनके कमरे को साफ किया, बिस्तर पर नई चादर डाली, कमरे में थोड़ा सा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि अच्छी सी खुशबू आए, और खाने में अच्छा खाना और खीर सब कुछ मैंने बनाया था और मैं उनका इंतज़ार भी कर रही थी। वह लोग रात को आए। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वह मेरी तरफ एक नज़र देखकर नज़रें झुकाकर सीधी कमरे में चली गई। मेरे पति ने कहा कि थोड़ी देर के बाद खाना हमारे कमरे में ही ले आना, थोड़ा आराम कर ले, उसके बाद खाना खा लेंगे और आज रात को तुम बाहर ही सो जाना। और फिर यही हुआ। उन लोगों ने खाना खाया, अपनी जिंदगी की शुरुआत की। मैं पहली बार बाहर सोई रही, सर्दी से कांपती रही, और फिर अब अंदर उस मैट्रेस पर लेटी थी। उस लड़की की आंखों से आंसू टपक रहे थे और वह आंसू मेरी हथेली पर गिर रहे थे। मैं उसके आंसुओं को देखकर यह सोच रही थी कि यह क्यों रो रही है, इसको तो खुश होना चाहिए। यह तो मेरी जिंदगी की कहानी का एक मजबूत किरदार थी और सारे खोटे तो मेरे नसीब में लिख दिए गए थे। मेरा पति आज उसका हो गया था, मेरा कमरा, मेरा बिस्तर, सब कुछ उसका हो गया था। मेरे पास क्या रह गया था? जमीन पर यह थोड़ी सी जगह और इस घर के ढेर सारे काम जो सिर्फ मुझे ही करने थे। अगले दिन वह उस लड़की को लेकर हनीमून पर भी चला गया। मुझे याद है जब मैंने उसे कहा था कि हम भी हनीमून पर जाते हैं, तो उसने कहा था कि नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और आज इस गरीबी के दौर में उसने हनीमून पर जाने के पैसे निकाल लिए थे। वह लोग 2 दिन के बाद वापस आ गए। उन 2 दिनों में मेरे पास बहुत सारे रिश्तेदार आए। ये वही रिश्तेदार थे जो शादी वाली बात पर मेरे पति का साथ दे रहे थे और अब कह रहे थे कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने भी उनको कह दिया कि कुछ बुरा नहीं हुआ। मैं वह पहली औरत नहीं हूँ जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है, और ना ही वह पहली औरत हूँ जो एक ही घर में अपनी सौतन के साथ रह रही है। आप लोगों को मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को भी पता चल गया कि मेरी ज़ुबान क्यों इतनी सख्त हो गई थी, इसलिए वह भी चुपचाप वहाँ से चले गए। यह मेरे पति की पहली शादी तो नहीं थी कि वह अब अपना काम छोड़कर घर पर ही बैठा रहता, इसीलिए सुबह सुबह काम पर चला गया। उस लड़की का नाम माला था। वह बाहर नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मजबूरी में उसे बाहर आना पड़ा क्योंकि पूरा दिन वह एक कमरे में नहीं गुजार सकती थी। मैंने कहा, नाश्ता बना दूं तुम्हारे लिए? तो उसने कहा, मैं खुद बना लूंगी। मैंने कहा, मैं बना देती हूँ, आज तुम्हारा शादी के बाद पहला दिन है। मैं नाश्ता बनाकर उसके सामने बैठ गई और वह नाश्ते को सर झुकाकर खाने लगी। थोड़ा सा ही खाया था। उसने कहने लगी कि बस और नहीं खा सकती। मैंने कहा कि क्यों, इतने से ही पेट भर गया तुम्हारा? तुम्हारा पेट तो कभी नहीं भरता, मेरे पति को खा के भी नहीं भरेगा। आप लोगों को यह लग रहा होगा कि यह बात एक सौतन ने अपनी सौतन से की थी, उस औरत ने की थी जिसका सुहाग एक दूसरी औरत ने लूट लिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि यह बात एक दोस्त ने दूसरी दोस्त को कही थी, ऐसी दोस्त को जो उसके लिए अपनी जान दे सकती थी, लेकिन आज उसने उससे उसका सुहाग छीन लिया। भाई कहती थी, ना तुम कुणाल को फिर यह सब करने का हक तुम्हें कैसे आ गया? सच कहते हैं, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही भरोसे को तोड़ता है। सारी दुनिया के बारे में मैं ये सोच सकती थी कि वह मुझसे मेरे पति को छीन सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बारे में नहीं। और छीना किसने? तुमने उस दिन भेजा था ना मैंने कुणाल को तुम्हारे घर। तुमने कहा था घर में कोई नहीं है, माँ बीमार है, माँ को अस्पताल लेकर जाना है, कुणाल भाई को भेज दो। उस दिन तुम्हारी माँ बीमार थी या तुम्हें बुखार चढ़ा था, फिर कहो अब तो बुखार उतर गया होगा। फिक्र नहीं करो, आहिस्ता आहिस्ता उतरेगा, बुखार तो बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैंने यह लफ्ज़ क्या बोला? रोती हुई वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद उसके उल्टी करने की आवाज़ आने लगी। लगता है जज्बात की शिद्दत की वजह से वह इतना घबरा गई थी कि जो उसने खाया था वह बाहर आ गया। ऐसा होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाता है तो उसे उल्टी आ जाती है, और मैं माला को जानती थी, वह बहुत जज्बाती थी। शाम हुई तो उसने यह बात मेरे पति को नहीं बताई कि आज मैंने उसे 2-4 बातें सुनाई हैं। वह भी खामोश थी और मैं भी। फिर कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। वह मेरे सामने नहीं आती थी, कमरे से तब निकलती थी जब मेरा पति आ जाता था, क्योंकि जब वह मेरे सामने आती थी उसे डर लगता था कि मैं उसे कोई ना कोई बात कह दूंगी, और क्यों ना कहती, मैं कोई बात, मैं हक पर थी।
वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैं हमेशा उसके सामने कुणाल की तारीफ करती थी, जबकि कुणाल ने शादी के तीसरे दिन ही मुझ पर हाथ उठाया था। लेकिन हम मशरिक औरतें हैं, न हम यह बात किसी को नहीं बताती। हमारा पति कमरे में चाहे शैतान की तरह हमारे साथ क्यों न पेश आए, लेकिन दुनिया वालों और अपने माँ बाप के सामने हमने उसको फरिश्ता बनाया होता है। चाहे वह हमें एक पैसे की चीज़ की अहमियत न दे, लेकिन हम खुद ही अपने पैसों से चीज़ खरीद कर लोगों को कहते हैं कि हाँ, पति ने खरीद कर दी है। अपने पति को इस हद तक अच्छा बना देते हैं कि कल को हम कहें कि उसने हमारे साथ बुरा किया है तो ज़माने वाले कहते हैं कि नहीं, तुमने कुछ बुरा सुना होगा, वह तो बहुत अच्छा है। वह भी शायद यही समझती थी कि कुणाल इस दुनिया का सबसे अच्छा पति है, इसलिए उसने मेरे पति से शादी करने के बारे में सोचा। क्योंकि जिस जगह माला की शादी हुई थी, उसने वहां पर 2 महीने गुजारे थे और अब उसे दोबारा से कोई भी कुंवारा लड़का मिलने वाला तो नहीं था, इसलिए उसने मेरे पति पर डोरे डाले। उसे यह आसान शिकार लगा होगा, वह तो पहले से ही तैयार बैठा था। एक दिन इसी तरह बातों बातों में मेरी माला से बहस हो गई तो कहने लगी, दे देनी थी ना औलाद। फिर कुणाल को तो ना आता, वह मेरे पीछे। मैंने कहा, औलाद, तुम्हें यह लगता है कि मैं बांझ हूँ? मैं बिल्कुल ठीक तुम्हारे कुणाल की वजह से नहीं हुई है। औलाद, उसे औलाद से नफरत है, तुम्हारे यहाँ भी नहीं होगी। बच्चे पसंद नहीं हैं उसको। जब मैंने यह बात की तो माला हैरान रह गई। रोज़ रात को मैं बाहर सोती थी, अब तो यही इंतज़ार कर रही थी कि सर्दियां खत्म हो जाएं, क्योंकि मुझसे यह सर्दी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। 2-4 घंटे के बाद वह मुझे वापस बुला लेता, कहता कि अंदर आकर सो जाओ, बाहर बहुत ठंड है। जब से माला आई थी मेरे पति ने मेरी तरफ नहीं देखा था, लेकिन मुझे इस बात से फिक्र भी नहीं थी। मैं तो खुश थी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। अब मैं खुद ही बाजार चली जाती, अपने माँ बाप के घर चली जाती, घर के काम करती और उसके बाद पूरा दिन आराम करती। रात को 2-4 घंटे सर्दी में गुजरते थे, पर उसके बाद सुकून से सो जाती थी और माला सारी रात रोती रहती थी। अब ना तो उससे उठा जाता था, ना बैठा जाता था, ना चला जाता था। उसके हाथों में जान नहीं थी, खाना खाती थी तो उसके हाथ कांपते थे। एक दिन मेरे पति ने कहा कि इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। मैं उसे अपने वाले डॉक्टर के पास ले गई, यानी कि वह डॉक्टर जिसके पास मैं जाती थी, और उसको सब कुछ बता दिया कि क्या मामला है। उसने कहा कि फिर आप इसको यहाँ क्यों लेकर आई हैं? आपको तो पहले ही पता है कि इस सब की वजह क्या है, अपने पति को समझाती क्यों नहीं? मैंने कहा कि जब मैं अपने मामले में नहीं समझा सकी तो इसके मामले में क्या समझाऊंगी? आप इसको कोई दवाई दे दें ताकि इसकी हालत ठीक हो जाए। जब हम लोग अस्पताल से वापस घर आ रहे थे तो माला ने मुझसे कहा कि तुम्हारे साथ भी यही सब कुछ होता था। मैंने कहा, हाँ, यही होता था, तुमसे ज्यादा होता था, रोज होता था, लेकिन अब तुम आ गई हो तो मेरी जिंदगी में सुकून आ गया है। अब मेरे दर्द तुम्हारे हुए, मेरे सदमे तुम्हारे हुए और मेरे आंसू भी गुजारो। अपनी जिंदगी कुणाल के साथ खुश तो बहुत होगी। तुम अभी शादी का महीना नहीं हुआ, हाथों में दवाइयों का इतना बड़ा शॉपर है, ना उठने के काबिल रही हो ना बैठने के। बताओ फिर वह क्या कहते हैं, शादी रास नहीं आई? शायद तुम्हें वह फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, दोस्त हूं मैं तुम्हारी, थोड़ा तो रहम करो मुझ पर। अब तो तुम्हें भी पता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा, दोस्त होती तो यूं मेरे घर पर डाका न डालती। उसने कहा कि पर तुम कौन सा खुश थी? मैंने कहा, खुश थी या उदास थी, वह मेरा मसला था, तुम्हारा नहीं। और तुम्हारी नीयत बुरी थी, तुमको तो बस यही पता था ना कि मैं बहुत खुश हूं अपने पति के साथ। तुम्हें तो असल बात का पता नहीं था, फिर भी तुमने यह सब कुछ किया, इसीलिए तुम्हें सज़ा मिल रही है। तुम मेरी मदद करने के लिए या मेरा दर्द कम करने के लिए नहीं आई हो, बल्कि तुम यह सोच कर आई थी कि कुणाल बहुत अच्छा इंसान है, अपनी बीवी को सर आंखों पर बिठाकर रखता है, उसके नाज नखरे उठाता है, जैसे उसके नाज उठाता है ऐसे मेरी भी खिदमत करेगा। ये होती है खिदमत मर्दों की, इसी को मर्द खिदमत कहते हैं। अब करवाओ दिन रात खिदमत। हमारा घर आ गया तो मैं रिक्शे वाले को पैसे देकर फौरन वापस आ गई, लेकिन वह शायद थोड़ी देर बैठकर रोती ही रही और फिर मरी हुई सी चाल चलते हुए ऊपर वाले फ्लैट में आ गई। क्योंकि हम एक छोटे से फ्लैट में ही रहते थे, इसलिए सीढ़ियां चढ़ना भी बहुत मुश्किल था। एक एक कदम ऐसे उठाती थी जैसे टांगे ही टूट गई हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती थी? मेरा पति आजकल बहुत खुश था, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही थी। मैंने अपने पति के साथ 7 साल गुजारे थे और माला की तो 1.5 महीने में ही बस हो गई थी। वह कहती थी कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती।
मुझे पहले पति से भी औलाद नहीं हुई। लोग कहते हैं कि शायद मैं बांझ थी, इसीलिए मुझे तलाक हो गई। मुझे लगा था कि दूसरे पति से शादी करके मेरे ऊपर से यह धब्बा उतर जाएगा, लेकिन अगर उसने औलाद पैदा नहीं की तो मुझे भी लोग बुरा कहेंगे। मैं उसके साथ अपनी बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकती, मुझे तलाक चाहिए। मैंने कहा कि यह बात मुझे क्यों कह रही हो? जाओ जाकर कुणाल से कहो। तो कहने लगी, तुम्हारी मदद चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम यहाँ रहो या यहाँ से जाओ, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। शादी के बाद मैं सिर्फ माला के घर ही जाया करती थी, क्योंकि मेरी माँ के घर के सामने ही रहती थीं और अपने पति की तारीफें किया करती थीं। इतनी तारीफें करती थीं कि एक दिन उसने मजाक में कह दिया कि तुम्हारे पति का कोई भाई नहीं है। मैंने कहा कि अगर होता तो तुम्हें ज़रूर बताती, लेकिन वह सब कुछ झूठ था। मेरा पति इस दुनिया का सबसे बुरा आदमी था, उसका दिमाग सिर्फ एक ही तरफ चलता था और वह मुझसे इसीलिए बच्चे नहीं पैदा करवाना चाहता था, क्योंकि वह यह समझता था कि अगर एक दफ़ा औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो फिर वह मर्द के किसी काम की नहीं रहती। यही उसकी घटिया सोच थी, जिसकी वजह से उसने मुझसे 7 साल तक बच्चा पैदा नहीं करवाया, और जब मुझसे उसका दिल थोड़ा सा भर गया तो वह दूसरी औरत को ले आया, और अब वह यही सब कुछ माला के साथ कर रहा था, जो पहले मेरे साथ हो चुका था। मेरे अंदर तो अब कुछ भी नहीं रहा था, मेरे भी हाथ कांपते थे। डॉक्टर कहती थीं कि किसी औरत या मर्द के हाथ कब कांपते हैं, यह औरतें या मर्द खुद ही बेहतर तरीके से समझते हैं, और उसे पता होता है कि किस चीज़ की कसरत की वजह से ऐसे हो रहा है। लेकिन मेरी जिंदगी आधी गुजर चुकी थी, पर वह यहाँ पर मेरी तरह 7-8 साल गुजारना नहीं चाहती थी, यहाँ से भागना चाहती थी, अभी से तलाक की बातें कर रही थी। अब तो उसकी मेरे पति के साथ लड़ाई होनी शुरू हो गई, और उसने जब माला से लड़ाई की तो माला को कमरे से बाहर निकाल दिया और मुझे कमरे में बुला लिया। अब तो उसके पास 2 ऑप्शंस थे, और फिर से मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी, जो कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुई थी। हम दोनों की हालत बुरी थी, और हम दोनों ही जानते थे कि हम दोनों के साथ जो होता था और आगे भी जो होने वाला था। एक दिन माला मेरे पास आई, मुझे कहने लगी कि तुम्हें मेरी दोस्ती का वास्ता है, मेरी गलती को माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे घर पर हमला नहीं किया, तुम्हारा घर तो बसने के काबिल पहले ही नहीं था, क्या तुम इसको बसा हुआ घर कहती थी? मेरी मदद करो, कुछ तो करो। उसने मेरे हाथ पर हाथ रखा, मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। वह कहने लगी, मुझे पता है तुम भी तकलीफ में थी और अभी भी तकलीफ में हो, और हमारी जिंदगी इसी तरह गुजरती रहेगी। भगवान के लिए अगर तुम मेरा साथ दोगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने उसे कहा कि मैं उसका साथ नहीं दूंगी। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए, और एक दिन मेरे पति ने कहा कि चलो आज बिल्डिंग की छत पर जाकर बैठते हैं। यहाँ पर फ्लैट सिस्टम था, लेकिन बिल्डिंग की छत सबकी एक ही जैसी थी, लोग वहाँ पर जाकर बैठ सकते थे। हमारा फ्लैट करीब था, इसलिए हमारे लिए आना जाना आसान था, वरना नीचे से कोई ऊपर आते हुए तो 100 दफ़ा सोचता था। मैंने चाय बनाई, हम तीनों ही ऊपर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद इधर उधर फिरने लगे, चक्कर लगाने लगे, और 2 घंटे के बाद हम लोग एम्बुलेंस में बैठे थे। मेरे पति का पांव फिसल गया था और वह बिल्डिंग की छत से नीचे गिर गया था। नहीं था, मौके पर ही दुनिया से चला गया था। सब लोग हमारे साथ खड़े हमें तसल्लियां दे रहे थे और हम लोग रो रहे थे। फिर टीवी पर यह खबर चली कि एक शख्स बिल्डिंग की छत से पांव फिसलने की वजह से गिर गया है और पीछे 2 औरतों को छोड़ गया है। वह दोनों औरतें उसकी विधवा हैं। सब लोगों के लिए यह खबर थोड़ी अजीब थी कि एक पति की 2 बीवियां थीं और वह बेचारी विधवा हो गई। यह फ्लैट मेरे पति ने ही खरीदा था, जो अब हम दोनों के नाम था, और पता चला कि उसके बैंक में भी काफ़ी सारे पैसे थे। हम लोगों ने फ्लैट बेच दिया और हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चली गईं। कुछ दिन के बाद पता चला कि माला माँ बनने वाली है। उसने कहा था कि वह इस बच्चे को पैदा करना चाहती है। शायद मेरे पति ने हमेशा जिस बात का ख्याल रखा, वह उस बात की तरफ से थोड़ा सा लापरवाह हो गया था। आज हमारा एक बेटा है जिसे हम एक बहुत अच्छा मर्द बनाना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे हैं। हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हमारी दोस्ती मिसाले, क्योंकि उस दिन जब माला मुझसे मदद मांगने के लिए आई थी तो मैंने ने कह दिया था कि मदद नहीं करूंगी, पर ऐन वक्त पर मैंने उसका साथ दिया और अपनी ज़िंदगी की सांझी मुसीबत से हम दोनों ने एक साथ जान छुड़वा ली। उसे उस दिन बिल्डिंग से धक्का देने वाले हम लोग ही थे और उसको हादसा बनाने में हम लोगों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया। उसकी दौलत हम दोनों की हो गई और हमारी ज़िंदगी सुकून में आ गई।
वह कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता दोस्ती है, क्योंकि आखिर हर रिश्ते में हम दोस्ती को ही तो तलाश करने लगते हैं। हमारी कहानी में भी आखिर जीत दोस्ती की ही हुई, क्योंकि मेरी सौतन मेरी दोस्त थी। दोस्तों, ऐसी है अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।